Welcome back again to all of you students. Students, in the previous class we have discussed about the 14th century crisis and the social unrest. Today we are going to discuss about the political changes that had been occurred in Europe. So let's start the topic. The political changes. In the 15th and the 16th century, European kings strengthened their military and financial power. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस. अभी तक जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द फ्यूडल या जो लॉर्ड्स थे दे प्रोवाइडेड द आर्मी सपोर्ट एज वेल एज द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द किंग. बट दिस इज द टाइम दैट दिस ओल्ड स्ट्रक्चर हैव बीन चेंज. नाउ द किंग हैव his own army as well as the financial power, and that's why due to these changes that had been occurred, the historians used to call these kings as the new monarchs. And for that, they look for the some of the rulers in which the Louis XI, Maximilian in Austria, Henry VII in England, and Isabel and Ferdinand in Spain were absolutist rulers. ये ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपने आप को हर तरीके से ज़्यादा मजबूत बनाया. जब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ 14th सेंचुरी में, उसके बाद से इन्हें टाइम मिला अपनी पावर्स को गेन करने का. इन्होंने इसमें आर्मी के रिफॉर्म्स के, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के, साथ ही साथ जो फ्यूडल सिस्टम था वो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा था. एमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड ऑल दीज, and that's why they were known as the absolutist rulers. These rulers started the process of organizing standing armies. जैसे मैंने अभी बताया कि अब ये अपने पास खुद की आर्मी इनके पास होने लगी. They also develop a permanent bureaucracy. Permanent bureaucracy is an important term. Bureaucracy means एक तरह से जो प्रशासनिक देखभाल करते हैं. और दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द नेशनल टैक्सेशन सिस्टम. अभी तक जो टैक्सेशन का कलेक्शन होता था वो करते थे नोबल्स और द लॉर्ड्स. अब जो है इन्होंने एक नया पैमाना इसके लिए तैयार किया कि जो भी टैक्सेशन होगा वो डायरेक्टली किसको पे होगा, किंग को पे होगा. तो इन दिस वे दे स्ट्रेंथन देयर पावर. साथ ही साथ दुनिया के कुछ ऐसे भी देश थे जो कि अब उस देश से निकल के आगे की दुनिया की ओर देख रहे थे, जो जहाँ पे वो अपनी टेरिटरी को और एक्सपेंड कर सकते थे. इसका एग्जाम्पल में है स्पेन और पुर्तगाल. began to play a role in Europe's expansion overseas. So this is the image that they were looking for the new areas or the colonies which had been later developed by these European countries. And by increasing taxes, monarchs got enough revenue to support larger armies and thus defended and expanded their frontiers and overcame internal resistance to royal authority. अगर इकोनॉमिकल पावर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है दैट financial resources will be used either for the expansion of territory, for the betterment of the state, and in this way they also get the support from the nobles. Nobles जो कि इस बात से थोड़े नाराज तो जरूर थे कि अब उनकी जो पावर्स थी, जो उनकी प्रिविलेजेस थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे. बट क्योंकि उनके पास अपनी किंग के पास अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, that's why it became very difficult for the nobles to go against the king. And that's why the nobility managed a tactical shift in order to ensure their survival. तो सबसे आसान ये था कि being opponents to the new regimes, they quickly transformed themselves into the loyalists. किंग के अपोज उसके अगेंस्ट जाने से बेहतर है कि क्यों ना किंग को ही सपोर्ट किया जाए. दिस मेथड हैड बीन यूज्ड बाय द नोबल्स फॉर देयर सर्वाइवल. दिस इज द इमेज थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द नोबल्स work for the king and they collect the revenue and the other works for the king. Except in this, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं. ऐसा नहीं कि केवल नोबल्स के लिए प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम्स जो है किंग्स के लिए भी थी, क्योंकि ऑल द मोनार्कीज चाहे वो वीक हो या फिर पावरफुल हो, दे नीड द कोऑपरेशन ऑफ दोज हु कुड कमांड अथॉरिटी.
उन्हें एक ऐसे सहायक की या एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो थी जो बाकी के लोगों को गवर्न कर सके इजीली। और इसके लिए जो मोनार्किस थी वो भी चाहती थी कि जो नोबल्स हैं, जो लॉर्ड्स हैं, वो बने रहें, और दैट्स वाई दे प्रोवाइडेड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मीनिंग है संरक्षण, एंड दिस मेथड बिकम one of the best method to ensure such type of cooperation. And this patronage was totally based on the money. And now at that time they do not provide the land to the nobles, they provided against it money, what the work they perform. And the later history of France and England was to be shaped by these changes in the power structure. So let's find out what were the changes that took place in the France and England. A state general meeting. Student, I think all of you are familiar with the word state general meeting. A state general meeting was a meeting that had been held in France, in which all the three states sent their representative. जिसमें आपके पास किंग होता था, उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेट होते थे उसके मेंबर्स होते थे, और उनके पीछे जो है जो थर्ड स्टेट होते थे उनके मेंबर्स होते थे. हैव यू रिमेंबर? यस. सो दिस मेथड वाज used to pass some kind of taxes by the king, and this meeting was called in 1614, and after this it was not summoned again for nearly 2 centuries till 1789, because the king did not want to share power with the three orders, and this king was the Louis XIII. इसके पीछे भी एक रीजन ये था कि वो क्यों नहीं कॉल करना चाहते थे, क्योंकि किंग अपने आप में एक ऑटोनोमस था, एक एब्सोल्यूटिस्ट था. ही डोंट वांट टू बी गेट सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर्स, स्पेशली दोज हु वर्क अंडर हिम. दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स कैन बी सीन इन द हिस्ट्री. सिमिलरली what happened in England, it was little bit of differ. The Anglo-Saxons had a great council which the king had to consult before imposing any tax, and this council was known as the Parliament. And the King Charles I, who ruled for 11 years, he never called the Parliament. Whatever he wanted to do, he just passed the order, and he never called the Parliament. Against this, he was sentenced to death. And later on this parliament became very popular, and if you compare the history of both the countries, France and the England, you will find that they are different, and at present time the situation are changed. The France is a republic country, whereas the England is still a monarchical country. And that's all that we have to discuss today. Let's find out some questions. These are the questions which you have to do, students, in your notebook. Who were called the new monarchs? Second is, describe any two factors responsible for the rise of nation state during 16th century. Third is, discuss any four factors responsible for the decline of feudalism. And the fourth question is, why do you think the people of new towns were considered of fourth order? Explain. So this is all about the topic of today, and this was the last video of this chapter. Thank you. Have a nice day.